तो यहाँ तो ये मस्जिदों को तोड़ते हैं, मस्जिदों को तुड़वाने की प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है और वहाँ वो मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, वहाँ उनके शेख लोगों से गले मिल रहे हैं। तो ये बताता है कि एक तरफ तो व्यापार, ये बहुत बड़ी चीज़ है और इस व्यापार के चलते वेस्ट एशिया के बड़े-बड़े शेख लोग, शेख वो भी तानाशाह हैं, वो इनको नवाज़ते भी हैं बड़े-बड़े सम्मान से, इनका बड़ा आदर भी करते हैं और उसके पीछे व्यापार है। एक तरफ व्यापार है और दूसरे भारत की तरफ से जाने वाला मैन पावर। ये 2 चीज़ें उसमें उनके रिश्तों में बहुत मुख्य है और वेस्ट एशिया में भी एक ऐसा संगठन है, जिसका नाम है मुस्लिम ब्रदरहुड। अब मुस्लिम ब्रदरहुड भी इस्लाम के नाम पे ऊँच-नीच के मूल्यों को समाज पे लादना चाहता है। इसका सऊदी अरेबिया में, इजिप्ट में काफ़ी इसका बोलबाला है। ये मोदी जी पहले व्यक्ति हैं, जिन्होंने वेस्ट एशिया में मंदिर का उद्घाटन किया वगैरह-वगैरह या मंदिरों की शुरुआत की। तो मैं इसका देख रहा था कि उस क्षेत्र में तो काफ़ी मंदिर हैं। मस्कट देखिए, ओमान देखिए, यूएई देखिए, यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं। क्या क्योंकि जैसे नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, उनके अंदर धर्म सत्ता और राज सत्ता का केंद्रीकरण हो गया है? महत्वपूर्ण सवाल। और प्राण प्रतिष्ठा के साथ-साथ उन्होंने जो रोल प्ले किया, एक तरफ तो भारत के प्रधानमंत्री और दूसरी तरफ वो जो चीफ प्रीस्ट जिसको कहते हैं, मुख्य पुरोहित का रोल भी वही कर रहे थे। तो ये पहली बार जी, हो रहा है कि एक तरफ धर्म सत्ता जैसे सामंती समाज में होती थी, एक धर्मगुरु होता था और एक सत्ता का बादशाह होता था या राजा होता था, किंग होता था। तो यहाँ दोनों में एक प्रकार से जुड़ाव लाकर एक वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, एक विचारधारा के द्वारा। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। कैम्ब्रिज में, विदेशों में लेक्चर दे रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, सामाजिक न्याय और जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, समुद्र में गोता लगाकर वहां समाधि लेकर पूजा कर रहे हैं। क्या है दोनों घटनाओं के मायने? क्या नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, उनके अंदर धर्म सत्ता और राज सत्ता का केंद्रीकरण हो गया है? महत्वपूर्ण सवाल है। अयोध्या में मंदिर उद्घाटन के बाद वो अबू धाबी में ही मंदिर उद्घाटन के लिए गए थे और लगातार जो धार्मिक प्रतीक हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज हर तरीके से हिंदू धर्म के इर्द-गिर्द वो है। क्या यह वोटों के का ध्रुवीकरण करने की स्ट्रैटेजी है, रणनीति है? क्या है इसके मायने? क्या वाक़ई आरएसएस और बीजेपी भारत के इतिहास का या भारत की संस्कृति का डीकोलोनाइज़ेशन कर रही है या उसके पीछे और कोई खेल है? तमाम पहलुओं पर चर्चा करूँगा। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। प्रोफेसर राम पुनियानी साहब इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं और विस्तार से जो धर्म की राजनीति हो रही है, उसके पीछे कौन-कौन सी शक्तियाँ हैं और क्या सिर्फ पुरातन और हिंदू धर्म का गुणगान कर देना, जेस्चर-पोस्चर देना डीकोलोनाइज़ेशन है या नहीं? ये तमाम पहलू। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद रतन। सर, जी, खैर आपने ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए। राहुल गांधी के विस्तार में तो मैं नहीं जाऊँगा। वो जो जी, कैम्ब्रिज में भाषण दे रहे हैं या जातिगत जनगणना की बात उठा रहे हैं या भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से एक बहुत सकारात्मक कदम है पूरे देश की राजनीति में, जो जी, एक तरफ से उनका खुद का इमेज बदल रहा है, दूसरी तरफ से एक उस राजनीति की तरफ संकेत दे रहा है, जो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी ने पहले भगवान राम के मंदिर में भगवान राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की। जी, तो ये प्राण प्रतिष्ठा भी बड़ा रोचक शब्द है कि आप मूर्ति में प्राण डाल रहे हैं मंत्रों के माध्यम से और उसमें वही केंद्र में थे, पूरे केंद्र में वही थे। जी, कैमरा केवल उन पे ही फ़ोकस था और वो ऐसी जगह से खड़े होके कर रहे थे जहाँ कैमरा उनको अच्छे से फ़ोकस कर सके। और उनके कपड़ों का तो पूछना ही क्या, वो तो कपड़े तो हर हुँ, समय बहुत मैचिंग रहते हैं और उसके डिज़ाइनर तो काफ़ी मेहनत करते होंगे, मौके के हिसाब से करने के लिए। और प्राण प्रतिष्ठा के साथ-साथ उन्होंने जो रोल प्ले किया, एक तरफ तो भारत के प्रधानमंत्री और दूसरी तरफ वो जो
चीफ प्रीस्ट जिसको कहते हैं, मुख्य पुरोहित का रोल भी वही कर रहे थे। तो ये पहली बार हो रहा है कि एक तरफ धर्म सत्ता जैसे सामंती समाज में होती थी, एक धर्मगुरु होता था और एक सत्ता का बादशाह होता था या राजा होता था, किंग होता था। तो यहाँ दोनों में एक प्रकार से जुड़ाव लाकर एक वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, एक विचारधारा के द्वारा। और इस प्रकार की राजनीति हमेशा एक प्रकार के सर्वशक्तिमान लीडर को ढूँढती है, जिसका करिश्मा पैदा करती है, ताकि उसकी आड़ में वो सब नीतियाँ लागू कर सके, जो जन कल्याण के विरोधी हैं, जो उनके एजेंडा को सूट होती हैं। तो ये दोनों का तो उसमें एक मेल हो गया। दूसरी तरफ से उनका इमेज क्रिएशन में बहुत आपने देखा होगा पूरे उत्तर भारत में इस समय जगह-जगह दिवाली सरी का वातावरण खड़ा किया गया और दूसरी जगहों पे भी इस प्रकार के वातावरण को खड़ा किया गया और इसके तुरंत बाद वो अबू धाबी गए। अबू धाबी में स्वामीनारायण के मंदिर का उद्घाटन किया और उसके 2-1 हफ्ते बाद यहाँ चंबल में उन्होंने एक कल्की के मंदिर की नींव रखी। आचार्य प्रशांत का जो वो है, आचार्य प्रशांत नहीं, दूसरे कोई आचार्य हैं। प्रमोद कृष्णन के मंदिर का उन्होंने आधारशिला रखी। तो इस पर कई जो विचारक हैं, जो दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उनका मानना है कि ये जो उपनिवेश थे, उन उपनिवेशों में नरेंद्र मोदी सबसे बड़े वो लीडर हैं, जो डीकोलोनाइजेशन कर रहे हैं। अब डीकोलोनाइजेशन तो एक बड़ा ये शब्द है नहीं, उपनिवेशवादकरण का विरोध, उपनिवेशवादकरण जो हो गया, उपनिवेशवाद, करेक्ट, ये आप ही बोलिएगा, मेरे से बोलने में मुश्किल हो रही है वो शब्द, ठीक है। तो ये उपनिवेशवाद, ठीक है, ये कर रहे हैं। तो वास्तव में क्या हो रहा है, ये कोई भी उपनिवेशवाद की प्रक्रिया नहीं चल रही है। ये चल रही है जो हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति है, ये उसका अगला टप्पा प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। और जिसमें जहाँ तक उपनिवेशवाद का सवाल है, तो उपनिवेशवाद तो आया यहाँ, भारत को गुलाम बनाया, भारत की संपत्ति लूटी, पर साथ ही साथ वो ताकतें भी खड़ी हुई जिन्होंने उपनिवेशवाद का ही विरोध किया और उपनिवेशवाद ने जो जगह पैदा की, उसके अंदर से उन्होंने यहाँ जो प्रचलित संस्कृति थी, जो ऊंच नीच वाली संस्कृति थी, जो दलितों को पीछे रखने वाली संस्कृति थी, जो राजाशाही से संबंधित संस्कृति थी, तो उपनिवेशवादी ताकतों के दौरान ही ये ताकतें खड़ी हो गई, जिन्होंने उपनिवेशवाद का भी विरोध किया, उपनिवेशवाद से संघर्ष भी किया और एक नए प्रकार की संस्कृति को जन्म भी देने की कोशिश की। अब आप देखिए, ज्योतिराव फुले से लेकर सावित्रीबाई फुले, भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, इन्होंने अपने मूल्यों के आधार पे एक नई संस्कृति को निश्चित रूप से मजबूत किया, जो सामाजिक परिवर्तन के साथ चल रही थी। और जो लोग अभी कह रहे हैं कि भी उपनिवेशवाद की प्रक्रिया मोदी जी कर रहे हैं, ये वही ताकतें थी जो उपनिवेशिक ताकतों के साथ मिलके चल रही थी। इन्होंने उपनिवेशिक ताकतों की सत्ता का कभी विरोध नहीं किया, उनके खिलाफ आंदोलनों में कोई हिस्सा नहीं लिया और उस समय जो सांस्कृतिक रूप से सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही थी, उसमें इनका कोई लेना देना नहीं था। ये तो पूरा उसके विरोध में खड़े थे और ज्यादातर इस प्रकार की विचारधारा, इस प्रकार की संस्कृति को, जो लोकतांत्रिक संस्कृति है, जो बराबरी की तरफ जाने वाली संस्कृति है, इस संस्कृति को ये पाश्चात्य कहने की कोशिश करते हैं। अब ये मैंने एक काफी इसका कोइंसिडेंस देखा रतनलाल, कि जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को, बराबरी के मूल्यों को, जाति व्यवस्था के मूल्यों के खिलाफ के मूल्यों को ये पाश्चात्य मूल्यों के पैकेज डील में डाल देते हैं और ये उन मूल्यों पे टिके रहना चाहते हैं जो यहाँ अंग्रेजों के आने के पहले थे, यानी जातिगत ऊंच नीच, लिंग का ऊंच नीच, ये इन मूल्यों के साथ उनको समाज में प्रस्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो इनका जो भी प्रोपेगेंडा हो, ये भी उपनिवेशवाद की प्रक्रिया चालू है। वास्तव में तो ये हिंदू राष्ट्रवाद के एजेंडा का एक अगला कदम है, जहाँ ये एक इस शब्द के माध्यम से ऊंच नीच के मूल्यों को प्रस्थापित कर रहे हैं। और यहाँ मैं एक और बात बताना चाहता हूँ
कि जी। ऐसा बताया जा रहा है कि मान लो ये मोदी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने वेस्ट एशिया में मंदिर का उद्घाटन किया वगैरह-वगैरह या मंदिरों की शुरुआत की। तो मैं इसका देख रहा था कि उस क्षेत्र में तो काफ़ी मंदिर हैं। मस्कट देखिए, ओमान देखिए, यूएई देखिए, यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं। क्योंकि जैसे हम जानते हैं पिछले 25-30 सालों से बहुत सारे हिंदू लोग जाके वहाँ काम करते हैं और अगर हिंदू लोग हैं, तो मंदिर तो बनेंगे ही। तो इस प्रक्रिया को भी वो मोदी को क्रेडिट देना चाहते हैं कि देखिए इन्होंने कितना महान काम किया। और तीसरा एक जो मैं मुझे स्ट्राइक हुआ, वो ये कि जैसे ये इसको उपनिवेशवाद कह रहे हैं इस प्रक्रिया को, मंदिर के बनने की प्रक्रिया को। और मंदिर के बनने के साथ कौन-सी संस्कृति को ये प्रमोट कर रहे हैं, कौन-सी संस्कृति को विकसित कर रहे हैं। वो तो वही संस्कृति है जो ऊँच-नीच के मूल्यों को प्रस्थापित करना चाहती है। और वेस्ट एशिया में भी एक ऐसा संगठन है, जिसका नाम है मुस्लिम ब्रदरहुड। अब मुस्लिम ब्रदरहुड भी इस्लाम के नाम पे ऊंच-नीच के मूल्यों को समाज पे लादना चाहता है। इसका सऊदी अरेबिया में, इजिप्ट में काफ़ी इसका बोलबाला है और वो क्या कहते हैं कि जो भी लोग लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्ष करते हैं, स्त्रियों की बराबरी के लिए संघर्ष करते हैं, उन उनको ये वेस्टर्न वैल्यूज़ वाले बोल देते हैं। तो वहाँ भी वो जो वैल्यूज़ अ, आधुनिक समाज के, लोकतांत्रिक समाज की संस्कृति को दर्शाते हैं, उसको ये भी पाश्चात्य कहते हैं। अब ये एक बड़ी मज़ेदार बात है। भारत में जो हिंदू दक्षिण पंथ राजनीति की जो संस्कृति है, जो फिलॉसफी है, वही मुस्लिम ब्रदरहुड की भी है। दोनों में एक एक बिल्कुल, कोलैबोरेशन लग रहा है। यही मैं इनमें एक समांतरता है कि धर्म के आवरण में समाज में ऊँच-नीच को बनाए रखना और लोकतंत्र के मूल्यों को समाप्त करने की कोशिश करना। ये दोनों में एक एक प्रकार की समांतरता आप देखेंगे मुस्लिम ब्रदरहुड वगैरह में और आरएसएस जैसे संगठनों के इसमें भी। तो वेस्ट एशिया में भी आप देखिए, वेस्ट एशिया में तो ये 2 प्रकार से हुआ। पहले तो 1953 से वहाँ 1953 में ईरान में वहाँ मोसद्देक चुनकर आए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से। उन्होंने हुँ, लोकतंत्र बहाल करना चाहा, तो उन्होंने इसी के साथ-साथ तेल के कुओं का राष्ट्रीयकरण कर दिया, क्योंकि वो देख रहे थे कि हमारा तेल तो हमारा है और पूरा उसका मुनाफ़ा अमेरिका और ब्रिटेन ले रहे हैं। तो उसके बाद अमेरिका ने पहले हस्तक्षेप किया और वहाँ मोसद्देक की सरकार को हटाकर एक रज़ा शाह पहलवी को लाए। उसके बाद फिर आयतुल्लाह खोमेनी आ गए। फिर अब दूसरा इसी प्रकार का मुस्लिम फंडामेंटलिज़्म अभी आया, जब ये रशिया की आर्मी ने अफ़गानिस्तान को ऑक्यूपाई किया था। उसके बाद अमेरिका ने उसी के साथ पाकिस्तान में कुछ मदरसे खुलवाए, उनको फंडिंग किया और मुजाहिदीन, तालिबान इसके माध्यम से उन्होंने खड़ा किया और इसी के साथ इस्लामिक फंडामेंटलिज़्म ज़्यादा मज़बूत हुआ। तो वेस्ट एशिया में जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म मजबूत हो रहा है और भारत में जो हिंदू धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, उसमें काफ़ी तौर से आपको पैरेलल देखने को मिलेंगे और सबसे बड़ी वो समांतरता होती है ऊँच-नीच की। दूसरा होता है लोकतंत्र के मूल्यों को अंदर से जड़ से समाप्त करना। ये वैसा अथॉरिटेरियनिज़्म नहीं है, वैसा अधिनायकवाद नहीं है जो इमरजेंसी में आया, कि ऊपर से आया एक प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी लगा दी, 18 महीने में उठा दी। ये वैसा नहीं है। ये अंदर से समाज के अंदर के बिंदुओं से लोकतंत्र को समाप्त करने की एक कोशिश होती है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके, जो वेस्ट एशिया में भी हो रही है और यहाँ भी हमको वही प्रक्रिया दिख रही है। सर जो अबू धाबी या जो मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ जहाँ-जहाँ जा रहे हैं, सुल्तान से मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं। उनको जी, वहाँ पे सम्मानित भी किया जा रहा है, मंदिर भी खोल रहे हैं। लेकिन इसके बीच जो आर्थिक रिश्ते हैं, मुस्लिम कंट्री के साथ भारत के और चाइना का भी वाया मीडिया चाइना का भी जो रिश्ता है, वो किस तरह का रिश्ता है और रिश्ता क्यों नहीं कहना चाह रहे हैं, क्यों छुपाना चाहते हैं? ट्रेड बैलेंस देखिए किसके पक्ष में है? जी, देखिए अभी जो ये वेस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं, वेस्ट एशिया की कंट्रीज़ के साथ हमारा ट्रेड बहुत है। एक तो हुँ, वहाँ का आधा मैन पावर यहाँ से आ जाता है। उनकी जो व्यवस्था को चलाए रखने के लिए तो ज़्यादा इंडियंस ही रहते हैं। मैंने सुना है कुछ 25% इंडियंस वहाँ रहते हैं। और दूसरा हमारा जो व्यापार है गैस का, तेल का, उनके साथ ये है, तो उसके बारे में बात नहीं करते हैं। और जैसे यहाँ तो ये
मस्जिदों को तोड़ते हैं, मस्जिदों को तुड़वाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है और वहाँ वो मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, वहाँ उनके शेख लोगों से गले मिल रहे हैं। तो ये बताता है कि एक तरफ तो व्यापार, ये बहुत बड़ी चीज़ है और इस व्यापार के चलते वेस्ट एशिया के बड़े-बड़े शेख वो भी तानाशाह हैं। वो इनको नवाज़ते भी हैं बड़े-बड़े सम्मान से, इनका बड़ा आदर भी करते हैं और उसके पीछे व्यापार है। एक तरफ व्यापार है और दूसरे भारत की तरफ से जाने वाला मैन पावर। ये 2 चीज़ें उसमें उनके रिश्तों में बहुत मुख्य है। एक 1-2 सवाल और सर कि मैं इतिहास का छात्र हूँ और मॉडर्न हिस्ट्री राइटिंग अंग्रेजों ने शुरू की और उन्होंने जी, भारत के इतिहास का उन्होंने विभाजन किया, एंशिएंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न। तो एंशिएंट वाज़ इक्वल टू हिंदू, जी, मिडिएवल वाज़ इक्वल टू मुस्लिम और मॉडर्न वाज़ नॉट इक्वल टू क्रिश्चियन, इट वाज़ इक्वल टू ब्रिटिश। हुँ, जी, तो ये जो कह रहे हैं कि खाली मंदिर बनाने से हिंदू संस्कृति या गुणगान करने से डीकोलोनाइज़ेशन हो जाएगा, तो ये कोई बात हिस्टोग्राफिकली जो है ये कोई बात बन नहीं रही है क्योंकि उन्होंने तो क्रिश्चियन स्टेट बनाया ही नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक्चुअली उन्होंने आकर यहाँ एक स्पेस खोल दिया जिसमें यहाँ की लोकतांत्रिक संस्कृति बढ़ सकती थी। उन्होंने तो कुछ ना मुसलमानों ने मुस्लिम स्टेट बनाया, मुस्लिम राजाओं ने भी कोई हुँ, मुस्लिम स्टेट नहीं नहीं, बनाया और ना इन लोगों ने अंग्रेज़ों ने या ब्रिटिश क्रिश्चियन स्टेट बनाया। तो उन्होंने तो एक लोकतांत्रिक स्पेस खोला, खुद के फ़ायदे के लिए, क्योंकि उनको हुँ, एडमिनिस्ट्रेशन हुँ, चलाना था, लूट-मार करनी थी, यहाँ से संपत्ति लूट के ले जानी थी। तो एक स्पेस खुल गया, जैसे आधुनिक शिक्षा आई, तो उसके कारण हुँ, फिर जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने की बातें शुरू हुई, स्त्रियों की बराबरी का आंदोलन शुरू हो गया और लोग लोगों में लोकतांत्रिक एक भावना आ गई कि हम अब प्रजा नहीं है, हम नागरिक हैं। ये तो उसी के दौरान आया ना, तो ये कोई उपनिवेश, ये कल्चर कोई, ये जो संस्कृति उस दौरान आई, ये संस्कृति तो लोकतांत्रिक संस्कृति मैं कहूँगा। जी, 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 जी। एक सर सवाल ये है, अब चलते-चलते राहुल गांधी पे एक बार मैं पुनः ले आता हूँ, जी, जी। कि राहुल गांधी जिस परिवार में पैदा हुए हैं, वो चांदी और सोने के बर्तन में खाना खा सकते हैं। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी वैसे परिवार में पैदा हुए, लेकिन सड़क पे घूम रहे हैं आजकल और ये तो चाय बेच के प्रधानमंत्री बने थे बचपन में। महँगी जहाज, महँगा कार, महँगा सब नए-नए कुछ, कपड़े, नए-नए नए कपड़े। कपड़े 10-10 लाख के सूट। हुँ, तो वो भी चाय बेच कर आए, सो कैसे देख रहे हैं क्या इलेक्शन पे जो ब्रांडिंग हो रही है मोदी के इर्द-गिर्द, है ना? ब्रांड मोदी। तो क्या राहुल गांधी इस ब्रांड मोदी को चुनौती देते आ रहे नज़र आ रहे हैं, जिससे कि परेशानी थोड़ी बढ़ रही है? देखिए, मुझे तो लगता है कि अभी पिछले कुछ सालों में अगर सांप्रदायिक राजनीति को, मोदी की सत्ता को कोई सबसे बड़ी चुनौती मिली है, तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से मिली है। और दूसरी बात, जिस प्रकार से राहुल गांधी लोगों के साथ मिल रहे हैं और दिल से मिल रहे हैं, वो केवल मन की बात बताने नहीं जा रहे, जन की बात जी, सुनने जा रहे हैं। और मेरे जितने भी मैं उनके वीडियोज़ देखता हूँ, लगता है कि वो जनता से काफ़ी घुल-मिल कर, आत्मीयता से, स्नेह से उनकी बातों को सुनते हैं। तो ये मोदी की जो एक तानाशाही वाली सत्ता है, उसको एक बहुत बड़ी चुनौती तो है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आगे आने वाले चुनाव में क्या होता है वो बात अलग है, पर 2 प्रकार की संस्कृति आप देख सकते हैं। एक तरफ वो जो तानाशाही टाइप है, जो केवल अपनी सिक्योरिटी से घिरा हुआ है, जो अपने प्रशंसकों से घिरा हुआ है, जो मीडिया जिसका गुणगान करने में लगा हुआ है। और दूसरी तरफ वो जो इसकी उसको परवाह नहीं है कि उसने कौन से कपड़े, किस प्रकार के कपड़े पहने हैं, सादगी कैसी है और कितना-कितना वो चल के, वो ये नहीं देखता कि उससे मिलने जो आने वाला है, आ रहा है, उसका ओहदा क्या है, उसकी संपत्ति क्या है। तो उसके लिए इतना काफ़ी है कि भारत का नागरिक है, भारत की कोई लड़की है छोटी, लड़का है, जो उससे मिलना चाहते हैं और वो इतने स्नेह से और आत्मीयता से मिलते हैं कि मेरे ख्याल से वो एक अमिट छाप छोड़ रहे हैं और इस सत्ता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी खड़ी कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर इस बात को समझें कि डीकोलोनाइज़ेशन ऑफ आरएसएस बीजेपी मीन्स जैसे आईपीसीबी इन्होंने बदला, हुँ?
और तमाम वो जो लिगेसी इस तरह का है कि जिसमें इगैलिटेरियन जस्टिस की बात हो, तो इनका डीकोलोनाइजेशन का मतलब कि रीइंफोर्समेंट ऑफ ब्राह्मणिकल कल्चर। मेरे ख्याल से आपने ये बिल्कुल सही पकड़ा है और यही बात मैं एम्फसाइज़ करना चाहता था कि डीकोलोनाइज़ेशन में जो भी चीज़ें ब्रिटिश लाए, अब उसमें उन कानूनों को वो नाम बदल के दे रहे हैं। कानून तो कोई जो रिप्रेसिव कानून थे, जो लोगों पे कंट्रोल करने वाले नियंत्रण करने वाले कानून थे, वो कानून कोई दूर तो नहीं किए गए, उनके केवल नाम बदले गए। और जो लोकतांत्रिक संस्कृति हमने प्राप्त की आंदोलन के माध्यम से, और ये संस्कृति कोई ऊपर से नहीं लाई गई, ये जी, संस्कृति जो आई, ये लोगों के आंदोलन से आई। तो उसको एक प्रकार से नकार के, उस संस्कृति को नकार के ब्राह्मणवादी मूल्यों को थोपने की जो कोशिश हो रही है, ये वही है। ये जो भी उपनिवेशवाद की बात कर रहे हैं, ये और कुछ नहीं बल्कि ब्राह्मणवादी मूल्यों को, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को नए नई नए रंग रूप में, नया उसमें कलर लगा के उसको एक आकर्षित रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश। सर भारत का अगर देखें पूरा भौगोलिक परिदृश्य में, तो जितना विश्व गुरु बनने की बात कह दें, कुछ भी कह दें, लेकिन बेसिकली भारत एक बाज़ार है। जी, चाइना के लिए भी बाज़ार है और यूरोपियन, अमेरिकन दुनिया के लिए भी बाज़ार। तो जी। डीकोलोनाइज़ेशन तो फिर इनको छोड़ देना चाहिए था सबको, धोती कुर्ता पहन के पेड़ के नीचे जाके पढ़ना चाहिए था, अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहे हैं? ट्रेन लग्ज़री गाड़ी क्यों चल रहे हैं? क्यों इतने सूट-बूट पहन रहे हैं? तो सब कुछ छोड़ना चाहिए ना। डीकोलोनाइज़ेशन का मतलब खाली हिंदू धर्म थोड़ी, एवरीथिंग इज़ देयर। आपका एजुकेशन सिस्टम, अखबार, टेक्नोलॉजी, टेलीविज़न, गाड़ी, कपड़े, सब कुछ। तो ये कहीं न कहीं इनका जो है ना हिपोक्रेसी नहीं दिखला रहा है। हवाई जहाज़ में तो हिपोक्रेसी मोहन भागवत भी चल रहे हैं, हिपोक्रेसी भी है और चालाकी भी है कि चालाकी भी है। एक तो उनकी टेक्नोलॉजी को पूरा-पूरा इस्तेमाल करना जी, और लोकतांत्रिक संस्कृति को दबाने की कोशिश करना। उनका जी। एजेंडा तो 2 है। एक तो पूरी टेक्नोलॉजी का पूरा-पूरा फ़ायदा लेना और उसका फ़ायदा लेने में सबसे आगे हैं। अब बताइए हुँ, सोशल मीडिया का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया? ये भी देख लीजिए। मोदी साहब हाँ, और वो ये सब चीज़ें, और दूसरी तरफ से जो वैज्ञानिक मूल्य हैं, तार्किक सोच है, साइंटिफिक थिंकिंग है, उसको पूरा-पूरा दरकिनार करके इंडियन थॉट सिस्टम के नाम पे श्रद्धा वाला ज्ञान समाज पे लादना, हुँ। ये 2 चीज़ें मिलके चल रही हैं। शुक्रिया सर, बहुत शानदार बातचीत के लिए और दोस्तों प्रोफ़ेसर राम पुनियानी साहब हैं, कह रहे हैं कि राहुल गांधी गांधी मन की बात नहीं करने जा रहे हैं, जन की बात सुनने जा रहे हैं। दिलचस्प है। राज परिवार में पैदा हुआ नौजवान सड़क पर और चाय बेचने वाले साहब सूट-बूट में ज़मीन के अंदर जाकर, पानी के अंदर जाकर वहाँ पर साधना कर रहे हैं। 5 स्टार, 7 स्टार लाइफ एन्जॉय कर रहे हैं। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। शुक्रिया सर, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।